हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जो कि डीयू जेएनयू यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनटीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एनटीए अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 10 to 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो प्रिपरेशन से और आपके एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स है उसको इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एनटी ने अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स को रिलीज कर दी, जो कि है आपकी 26 to 31 ऑफ अक्टूबर से। ठीक है, यानी 26 अक्टूबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होगा, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए मेजरली कॉमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर योर पेपर 1 हम आपके प्रिपरेशंस करवाते हैं। पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट गाइड करवाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट पर आपको ज्यादा फोकस रहना है, कौन से पार्ट से आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, और इम्पॉर्टेंट चीजें जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, तो हम आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को किस तरीके से उसमें अपीयर होना है उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो और उससे किस तरीके से ओवरकम करना है। सो सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते प्रिपेयर करवा देते हैं, जिससे कि आपका एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सको और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सको। तो यहाँ पर हम आपकी गारंटी लेते हैं, हम आपको 100% पासिंग मार्क्स की गारंटी देती है। यानी हमारी टीम आपको इतना प्रिपेयर करवा देती है, टीचर्स हमारे इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो इसीलिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो आप, या फिर हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो जिससे कि आप इजीली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओ। So that's it, and let's begin with today's lecture. जैसे कि मैं आपको जल्दी से बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपका वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, जिसमें थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज लेक्चर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको लेक्चर सीरीज देखने मिलता है। मॉक टेस्ट में आपके हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एज ऑल नो कि आपका जो एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट भी हम आपको कंप्यूटर बेस्ड करवाते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एज वेल एज अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो टेस्ट, तो आपको किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस आ सकती है, उससे किस तरीके से ओवरकम करना है, वो सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से आपकी कवर हो जाती है। देन उसके बाद नोट्स काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है। उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट से नोट्स पढ़ते हो तो डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस को और सारी चीज़ें समझने में काफ़ी टाइम लगता है। इंग्लिश डिफिकल्ट यूज़ करी जाती है, तो हमारे सिंपलेस्ट लैंग्वेज और टीचर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हमारे नोट्स में, जिससे कि हमने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। एंड उसी के साथ साथ रिविजन पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको सारा चीज़ें अगेन हमारे कंटेंट से आपको 50 में से एटलीस्ट 40 to 45 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, ये हम गारंटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। तो जल्द से जल्द आपको लेना है। आपको जैसे कि सभी को पता है, एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि है 26 to 31 ऑफ अक्टूबर। तो बहुत कम टाइम है, 1 मंथ ही है। अगर आप इतना भी 1 मंथ में अगर आप स्टडी करते हो, इजीली आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एनटीए का क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से एक कौन सा एक ऐसा विकल्प है
जिसकी शोध में आवश्यकता होती है। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे, एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। तो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया। जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है। आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके, ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है। मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है, इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प भी नरेशन, नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करते हैं, स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकता है, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे, हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च। मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण। मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है उस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका किस तरीके से उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है। मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैच टेबल ए विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन टेबल बी। टेबल ए को टेबल बी में सबसे उपयुक्त विकल्पों को साथ सम्मिलित कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि हमें टेबल
ए गिवन है और टेबल बी दिया गया है। सो टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च की डेफिनेशंस दी गई है, मतलब टेबल ए में हमें कुछ अनुसंधान की परिभाषा दी गई है और हमें टेबल बी से उसको प्रॉपर मैच करना है और देखना है कि हमें किस किस रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, हमें उसकी प्रॉपर जोड़ियां लगानी है। मतलब टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है, हमें उसे टेबल बी के साथ प्रॉपर मैच करना है। सो हम टेबल ए पहले देखते हैं और उसको टेबल बी के साथ मैच करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टेबल ए का फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, रिसर्च इज एम्ड एट फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम सोसाइटी इज फेसिंग। सो यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि एक रिसर्च है, उस रिसर्च का एम ये है, मतलब उस रिसर्च का, उस अनुसंधान का उद्देश्य ये है कि समाज में किसी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं लोग, मतलब समाज में समाज के सामने आने वाली तत्काल समस्या का समाधान खोज रहे हैं। मतलब समाज में एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमें इमीडिएट समाधान निकालना है। तो यहाँ पर किस चीज की हमें प्रॉब्लम है, किस चीज के समाधान यहाँ पर है, हमें सोसाइटी से लेकर। तो यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है इसके सोसाइटी से लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपके जो समाज है, समाज के सामने आने वाली कुछ तत्काल समस्या है, तो उसका समाधान हमें खोजना है। तो याद रखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम बताया गया है, जो हमें समस्या बताई गई है, वो समस्या भी हमें बताई गई जो कि एक स्पेसिफिक समस्या है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कभी भी आपके क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे। याद रखिए हमें अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे, मतलब व्यवहारिक शोध का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, उस मतलब आपका जो पॉइंट ए दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट डी। मतलब आपका जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसका सही मैच हो जाएगा पॉइंट डी। उसी तरीके से पॉइंट टू, रिसर्च एम्ड एट गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। मतलब एक रिसर्च है जिसका एम है, रिसर्च है उसका उद्देश्य ये है कि हम नॉलेज को गैदर करें, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करें, और ताकि जो रिसर्चर्स हैं और ताकि जो भी लोग हैं वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें, नॉलेज से यानी नॉलेज को इंक्रीज करना, नॉलेज के लिए। तो ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश्य ये है कि हम जिसमें ज्ञान को इकट्ठा करें और उसका उद्देश्य ये भी है कि ज्ञान के खातिर हम वो रिसर्च परफॉर्म करें। सो वो रिसर्च होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट 2 दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट सी। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, रिसर्च एम्ड एट डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट। मतलब ऐसी रिसर्च, ऐसी अनुसंधान जिसका एम यही है कि हम किसी ऐसे मामले को, किसी एक अफेयर्स है उसको, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको हम एज इट इज, जैसा वो एग्जिस्ट कर रहा है उसको एज इट इज हम डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम उसको उस अनुसंधान में डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, तो वो आपकी रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर जो पॉइंट 3 है उसका हो जाएगा आपका करेक्ट पॉइंट ए। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट 3 है उसका हो जाएगा आपका पॉइंट ए, मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान। उसी तरीके से पॉइंट 4 देखते हैं हम, रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस, मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसर्चर के पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन उसी मटेरियल का यूज कर वो फैक्ट्स जानना चाहते हैं। यानी यहाँ पर रिसर्चर के पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसे रिसर्चर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर देखते हैं कि वो रियलिटी में वो चीज हैपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम एनालिटिकल रिसर्च में करते हैं, मतलब विश्लेषणात्मक अनुसंधान में करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 है या इसका करेक्ट हो जाएगा पॉइंट बी। तो याद रखिए एनालिटिकल रिसर्च ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर करके यूज की जाती है, जिसमें आपके पास थ्योरी, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन आप क्या करते हो उसमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हो कि वो चीज टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो रियलिटी में वैसा एग्जिस्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शंस, सारे पॉइंट जो दिए गए थे उनका सारे करेक्ट डेफिनेशन मार्क कर दिए कि कौन से रिसर्च की कौन सी डेफिनेशन है। सो ये ऑर्डर अगर आप देखते हो तो हमें ऑप्शन बी में गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्व निर्धारित प्रश्न जो उत्तर देने के केवल कुछ वैकल्पिक तरीकों की अनुमति देते हैं कहलाते हैं। Predetermined questions which allow only a few alternative way of answering is called। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न जो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, जो पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं उन प्रश्न को, जिससे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन के आंसर्स के लिए कुछ आपके पास ऑल्टरनेटिव वे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है ऐसे क्वेश्चन जिसको आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हो, जिसको आप पहले से ही बना लेते हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न जो आप पहले से ही उसकी आप तैयारी करते हो, पहले से ही उसको आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो, आप रिसर्चर हो, आप शोधकर्ता हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर जो आप जैसे मानोगे कोई होटल है, उस होटल का आपको फीडबैक चाहिए, या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस है, आपकी ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उससे अगर लोग कोई चीजें परचेस कर रहे हैं तो उसका आपको फीडबैक फॉर्म देना है। सो फीडबैक फॉर्म में जैसे आप देखते होंगे तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन पहले से ही लिखे होते हैं और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से टिक मार्क करना होता है। सो यहाँ पर आपको कोई एक ही विकल्प पर टिक मार्क करना होता है जो कि सही होता है। जिस तरीके से आपको फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है आपके एग्जाम में, जैसे एग्जाम में जैसे आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न आपके, जिसमें पहले से ही सारे प्रश्न डिसाइडेड होते हैं, एग्जामिनर आपको पहले से ही सारे प्रश्न डिसाइडेड होते हैं एग्जामिनर के, लेकिन आपको ऐसा ही विकल्प चूज करना होता है, आपको ऐसा ही विकल्प चुनना होता है जो कि एक ही सही उत्तर होगा उसका। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर जिसका एक ही सही आंसर होता है और वो क्वेश्चन आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप ये कर लेते हो कि आप पहले से ही उस प्रश्न को डिसाइड कर लेते हो, बता देते हो कि आप पहले से ही सारा डिसाइड कर लेते हो और उसका आंसर कुछ एक ही होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। जब भी स्ट्रक्चर्ड आता है मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, उसका एक पहले से ही आप एक मैनर बना लेते हो, सिस्टमैटिक वे में उस क्वेश्चन को बना लेते हो पहले से ही, सो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड प्रश्न। तो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अब जो इनकरेक्ट विकल्प है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। सो क्लोज एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, मतलब क्लोज एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्न, ये प्रश्न कैसा होता है, ये क्लोज एंडेड हो गया, मतलब ये इसी टाइप के होंगे, एमसीक्यूज टाइप के हो सकते हैं, आपके यस नो टाइप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब यहाँ पर उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं आपके शोधकर्ता पहले से कुछ डिसाइड नहीं करते कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी डाइकोटोमस क्वेश्चंस, जिसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री प्रश्न। तो डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, डाइकोटोमस का मतलब होता है ऐसी थिंग जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, उससे हम कहते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, उसको आप पहले से ही प्री प्लान बोलोगे या फिर पहले से आप सोच लेते हो, इससे कुछ क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है इस ऑप्शन का, बस ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है इस प्रश्न में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाइकोटोमस का मतलब होता है कि किसी भी आप ऐसी चीजें, ऐसी थिंग जिसे आप 2 चीजों में डिवाइड कर लेते हो, उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें रिसर्चर इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू एक्सपर्ट्स होंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे, जिसमें रिसर्चर को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेंगी, यस नो टाइप के फॉर्म में रिसर्चर को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो याद रखिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रिसर्चर को वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ये भी सही विकल्प नहीं होगा। इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प बी, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड प्रश्न, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अगला प्रश्न, द रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान परिकल्पना। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अनुसंधान परिकल्पना की
परिभाषा हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, मतलब अनुसंधान परिकल्पना की हमें डेफिनेशन किस ऑप्शन में दी गई है, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें रिसर्च हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पूछी गई, मतलब अनुसंधान परिकल्पना की डेफिनेशन पूछी गई। सो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? बेसिकली अगर आप एक डेफिनेशन देखोगे, आप परिकल्पना की एक परिभाषा देखोगे तो बताती है परिकल्पना ये कि आपका जो भी रिसर्च होता है, रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के बीच में जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, ये कुछ प्रिडिक्शन का काम करती है, मतलब एक भविष्य बताने का काम करती है कि आपकी जो नॉलेज होती है, नॉलेज के बेसिस पे ऐसा हो सकता है, आप ये प्रिडिक्ट करते हो, मतलब आप बताते हो कि इन वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन हो सकता है, और आप उसी स्टेटमेंट को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस, ये होती है आपकी परिकल्पना की परिभाषा। अब हम एक एक करके सारे विकल्प देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा। सो ऑप्शन ए, hypothesis must contain at least one independent variable and one dependent variable. yes, hypothesis क्या हो सकता है? जिसमें आपके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि एक और कोई दो चीजों के बीच में, कोई दो वेरिएबल के बीच में ही आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि इसके बीच में ऐसे कुछ रिलेशन हो सकते हैं इन दोनों वेरिएबल के बीच में, मतलब कम से कम एक स्वतंत्र और एक आश्रित चर होना चाहिए आपके हाइपोथेसिस के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, एक होगा मेरा प्लांट और एक होगा वाटर। तो यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक होगा प्लांट एंड एक वाटर। सो मैं क्या कहूंगी कि प्लांट और वाटर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर प्लांट को मैं वाटर ज्यादा दूंगी तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो। सो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है और इन दोनों वेरिएबल के बीच में मैं कुछ रिलेशन देख रही हूँ। सो एक इंडिपेंडेंट होगा इनमें से और एक डिपेंडेंट होगा। ओके, सो यहाँ पर जो आपको विकल्प ए दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी भी देखते हैं हम। is a predictive statement that relates an independent variables to dependent variable, मतलब एक भविष्य कहलाने वाला कथन है जो एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के जोड़ता है। यस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के बारे में प्रिडिक्शन लगाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में हम कुछ प्रिडिक्शन, कुछ भविष्यवाणी करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये भविष्यवाणी करी कि हो सकता है अगर मैं वाटर ज्यादा दूं तो इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं करी कि वाटर आप ज्यादा दोगे तो ही प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी, मैंने बोला हो सकता है, यहाँ पर मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपको विकल्प भी दिया गया है ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी और विकल्प सी, hypotheses are predictive statements which are to be objectively verified or the relationship that are assumed that to be tested। मतलब यहाँ पर जो आपका विकल्प सी बता रहा है, ये बता रहा है आपने जो भी भविष्यवाणी की थी, जो भी कथन के बारे में भविष्यवाणी की थी आपने, आप उससे क्या करते हो, आप उसका परीक्षण करते हो आपके रिसर्च में। यस, मैंने यहाँ पर प्रिडिक्शन जो करा था, मैंने जो यहाँ पर गेसेस करा था, मैंने ये कहा था कि हो सकता है अगर मैं वाटर ज्यादा दूं प्लांट की तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ये मेरा प्रिडिक्शन था। अब मैं इसी प्रिडिक्शन को मेरे रिसर्च में, मेरे अनुसंधान में मैं इसको टेस्ट करूंगी, मैं अपनी उसी भविष्यवाणी को अपने शोध में उसका परीक्षण करूंगी, मतलब उसको टेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है ये भी आप कह सकते हो, ये भी आपके रिसर्च हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होंगी, मतलब आपका जो विकल्प सी दिया गया है तो इसमें भी आप कह सकते हो कि ये आपके अनुसंधान परिकल्पना की परिभाषा होगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प डी, ये सभी ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? अनुसंधान डिजाइन क्या है? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि अनुसंधान डिजाइन क्या होती है, मतलब रिसर्च डिजाइन की बेसिकली हमें डेफिनेशन पता लगाना है। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा क्या होगी। याद रखिए, रिसर्चर्स कब रिसर्च डिजाइन स्टेप को फॉलो करते हैं। याद रखिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपका रिसर्च की प्रॉब्लम डिसाइड करते हो, मतलब आपका जो रिसर्च है उसका क्वेश्चन आप डिसाइड करते हो। सबसे फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप आपके रिसर्च को प्रॉब्लम डिसाइड करोगे, किस स्टेप पे आपको रिसर्च परफॉर्म करना है।
देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में रिसर्चर जो शोध करता होते हैं ये आपकी उनकी रिसर्च डिजाइन डिसाइड करते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन में बेसिकली जो रिसर्चर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी रिसर्च को किस तरीके से परफॉर्म करने वाले, अपने रिसर्च में वो क्या कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करने वाले, कैसे उस रिसर्च को वो परफॉर्म करेंगे। जैसे रिसर्चर को किस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना, उनकी कुछ भी प्रॉब्लम होंगी, कुछ प्रॉब्लम है मतलब डिसीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होंगे, उसके उस डिसीज के अगेंस्ट उन्हें ड्रग फॉर्म करना होगा। तो ये रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले रिसर्चर ये डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ की पॉपुलेशन पर स्टडी करना है। सो रिसर्च अपने रिसर्च डिजाइन में ये लिखेंगे कि उनको कहाँ की पॉपुलेशन पर स्टडी करना है, किस पॉपुलेशन पर स्टडी करना है, मैं कौन सा एरिया सिलेक्ट करूंगा, मैं किस एरिया को चुनूंगा स्टडी करने के लिए, फिर उसके बाद किन किन लोगों को मैं अपनी स्टडी में इंक्लूड करूंगा, फिर मैं किस तरीके से अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं किस तरीके से उनसे डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर मैं उस डेटा को किस तरीके से एनालाइज करूंगा। तो ये जो सारे स्टेप है मतलब जो रिसर्चर करने वाले होते हैं अपने रिसर्च में, जो आगे फ्यूचर में वो जिस तरीके से अपने रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, ये सारा रिसर्चर अपने रिसर्च डिजाइन में लिखते हैं। सो याद रखिए रिसर्च डिजाइन में बेसिकली जो रिसर्चर अपने शोधकर्ता जो है ये एक प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर इस स्टेज में सारी प्लानिंग होती है कि अपने रिसर्च को जो रिसर्चर है किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से वो प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करने वाले, किस तरीके से वो डेटा को एनालाइज करने वाले, ये सारी चीजें रिसर्चर अपने रिसर्च डिजाइन में बता देते हैं। सो बेसिकली रिसर्च डिजाइन में हम आप कह सकते हो कि रिसर्च डिजाइन में आपके जो शोध करते हैं प्लानिंग करते हैं। और याद रखिएगा रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्लूप्रिंट। सो रिसर्च डिजाइन को ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, जिसमें हम सारी चीजें मतलब आपके जो शोध करते हैं वो सारी प्लानिंग कर लेते हैं। सो उसी तरीके से अगर आप ऑप्शंस देखोगे, अगर आप विकल्प देखोगे, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बता रहा है अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब आप आपके रिसर्च में हर एक चीज किस तरीके से करने वाले हो, हर एक स्टेज में आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, किस तरीके से डेटा को एनालाइज करने वाले हो, उसका फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हो। फ्रेमवर्क मतलब उसको किस तरीके से करने वाले हो उसको आप बता देते हो आपके रिसर्च डिजाइन में। मतलब आपके डेटा का जो संग्रह है और विश्लेषण है, हर चरण के लिए एक आप डिसाइड कर लेते हो, आप बता देते हो हर चरण में, मतलब हर स्टेज में आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, किस तरीके से आप आपके डेटा को एनालाइज करने वाले, किस तरीके से आप आपके डेटा का विश्लेषण करने वाले, उसको कलेक्ट करने वाले, उसको जमा करने वाले, उसको इकट्ठा करने वाले हो। ये सारी चीजें आप आपके अनुसंधान के डिजाइन में बताते हो। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। मतलब यहाँ पर आप चॉइस करते हो, ये बता रहा है ये ऑप्शन कि आप रिसर्च डिजाइन में ये चॉइस करते हो कि आप कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों में से कौन से मेथड्स को यूज करेंगे। मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक जो आपकी शोध होती है, इन शोध में से आप कौन सी शोध का यूज करोगे, आप ये बताते हो। नहीं, ऐसा नहीं करते हो, बल्कि आपकी रिसर्च की प्लानिंग करते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, द स्टाइल इन विच प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग एग्जाम्पल ग्राफ। मतलब आपने आपके रिसर्च की और रिसर्च के जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपके परीक्षण है, आपके जो रिजल्ट आ रहा है आपके शोध के, उसके आप क्या करते हो, उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप एक ग्राफिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हो, ये बता रहा है हमें ऑप्शन सी। नहीं, रिसर्च डिजाइन में हम कोई अपने रिसर्च के फाइंडिंग्स मतलब रिसर्च के रिजल्ट को एक ग्राफिकल वे में नहीं बताते। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है इस प्रश्न का रॉन्ग उत्तर हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब आपके रिसर्च डिजाइन में सारी प्लानिंग कर लेते हो किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे और एनालाइज करोगे। सो ऑप्शन बी ही इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटकों के सही क्रम की पहचान करें जो अनुसंधान के परस्पर संबंधित है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स व्हिच आर इंटररिलेटेड इन रिसर्च। सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं रिसर्च के। बेसिकली यहाँ पर हमें रिसर्च के स्टेप्स दिए गए हैं।
सो रिसर्च के इन स्टेप्स को हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब आपकी जो शोध है, शोध में हम जिस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, सारे जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वन बाय वन, उन्हें हमें एक सही क्रम में अरेंज करना है। सो याद रखिएगा, जैसे हमें यहाँ पर पॉइंट्स में दिए ही, ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक कर इस देखेंगे और इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और पता लगेगा कि हमें किस प्रश्न में सही विकल्प दिया गया है। जैसे यहाँ पर पॉइंट ए बता रहा है ऑब्जर्वेशन, then hypothesis making, development of concepts, deducing the consequence of theories, methods of employed to obtain them. So याद रखिए, इन सारे स्टेप्स में आप पहले तो आपका टॉपिक होता है, वो हमें गिवन नहीं है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस मेक करते हो। सो हाइपोथेसिस मेकिंग मतलब परिकल्पना बनाना ही आपका पहला स्टेप हो जाएगा। परिकल्पना क्या होता है कि आप गेस करते हो, आपका जो भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ गेस करोगे कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। सो आप यहाँ पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप क्या करोगे, उस हाइपोथेसिस को आप हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड। जैसे हाइपोथेसिस आपने बना लिया कि हो सकता है कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो, ये मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली। अब मैंने तो हाइपोथेसिस बना ली, लेकिन मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई है, मैंने अपने जो मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत इस फील्ड में, उसके बेसिस पर मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगी। और फिर हाइपोथेसिस बनाने के बाद मैं उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करूंगी कि मैंने किस कॉन्सेप्ट से, किस बेसिस पे मैंने ये हाइपोथेसिस डेवलप किया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो सेकेंड स्टेप में हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं का विकास, ये आपका सेकेंड स्टेप में आ जाएगा। देन थर्ड स्टेप में आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, आपने कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट की रही, फिर उसके बाद आप उसे ऑब्जर्व करोगे, मतलब आप उसका अवलोकन करोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे, आप उसे एनालाइज करोगे। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ये आपका थर्ड स्टेप आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद आप देखोगे कि आपने किस तरीके से आप थ्योरी को आपने डेवलप करोगे, आप आपकी थ्योरी जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करोगे। डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थ्योरीज का बताओगे कि आपकी जो थ्योरीज है आप ऑब्जर्व करोगे और थ्योरीज आप उसके बेसिस पर डेवलप करोगे। मतलब मैंने यहाँ पर पहले ये देख लिया कि मैं देखूंगी कि ये रिलेशन बिटवीन में हो सकता है, मेरी हाइपोथेसिस मैंने ऐसे बनाया था कि हो सकता है अगर मैं प्लांट को प्लांट को वाटर ज्यादा दूंगी तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो इसके बेसिस पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करूंगी, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी। इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे हम कि किस बेसिस पर हमने ये हाइपोथेसिस ले डाउन करा। देन उसके बाद जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिया है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद हम थ्योरीज को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर जो डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थ्योरीज, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कि आप उसके बाद उसके मेथड्स बताओगे, किस मेथड्स पे आपने ये थ्योरीज को ऑब्टेन करा है, किस मेथड्स पे आपने ये थ्योरी को जनरेट करा है, बनाया है। सो यहाँ पर आपका ये जो है फिफ्थ पॉइंट 50 हो जाएगा। सो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का हमें जो सही ऑर्डर दिया गया है ये ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सह संबंधी विश्लेषण का प्रमुख विशेषता का पता लगाना है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशनल एनालिसिस इज सीक टू आउट। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि कोरिलेशनल एनालिसिस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब आपके सह संबंधी विश्लेषण का प्रमुख विशेषता क्या है, हम क्यों कोरिलेशनल एनालिसिस करते हैं, और हम उससे कैरेक्टरिस्टिक बताना है। मतलब उसकी हमें बेसिकली यहाँ पर हमें कोरिलेशनल रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। सो कोरिलेशनल रिसर्च में जैसे हम कोरिलेशनल एनालिसिस करते हैं, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हम वेरिएबल्स के बीच में क्या देखते हैं बेसिकली कोरिलेशनल रिसर्च में और कोरिलेशनल एनालिसिस में। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारी कोरिलेशनल रिसर्च है इसमें हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। सो इन दोनों वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, लेकिन हम ये तो देखेंगे कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है। और उसी के साथ साथ कोरिलेशनल एनालिसिस में अगर हम कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स को एनालाइज करें, उनको हम ऑब्जर्व करें, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है,
अगर एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, अगर दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब हम उसे कहते हैं ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। उसी तरीके से हम ये भी पता लगाते हैं कि एक घटने से दूसरा क्या घट रहा है या फिर एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। अगर एक घटने से दूसरा बढ़ रहा है मतलब एक कम होने से दूसरा वेरिएबल ज्यादा हो रहा है तो उस केस में हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, याद रखना है आपका, अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, और दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। तो बेसिकली हम वेरिएबल्स के बीच में संबंध बताते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या एक को कम करने से दूसरा कम हो रहा है या फिर एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है। यही हम हमारे कोरिलेशनल रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं और इसी चीज को हम कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि मैं अगर वेरिएबल ए को बढ़ाती हूँ सो वेरिएबल बी पे से क्या असर हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि ये भी बढ़ रहा है या फिर ये घट रहा है। ये बेसिकली हम कोरिलेशनल एनालिसिस में, कोरिलेशनल रिसर्च में करते हैं और इसी तरीके से हम कोरिलेशनल एनालिसिस करते हैं, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में चीजों को एनालाइज करते हैं, वेरिएबल्स को बेसिकली एनालाइज करते हैं। सो याद रखिए, हम कोरिलेशन एनालिसिस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसमें हम वेरिएबल के बीच में कैसा एसोसिएशन है ये देखते हैं, मतलब एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, मतलब चर के बीच में कैसा संबंध है कि एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, एक दूसरे से उनके संबंध कैसे, उनका रिलेशन कैसा उनके बीच में, ये हम पता लगाते हैं हमारे कोरिलेशनल एनालिसिस में। और कोरिलेशनल एनालिसिस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन देखना कि एक दूसरे को कैसे कनेक्टेड, उनका संबंध कैसा है, चर के बीच का संबंध कैसा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। उसी तरीके से हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस। हम बेसिकली डिफरेंस नहीं देखते हैं, हम उनका बीच में संबंध देखते हैं, उनके बीच का अंतर नहीं देखते, हम चरों के बीच का अंतर नहीं देखते हैं, हम बस ये देखते हैं चरों के बीच में कैसा संबंध है, क्या एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है फिर दूसरे को बढ़ाने से दूसरा बढ़ ही रहा है, हम ये देखते हैं, बेसिकली डिफरेंस नहीं देखते। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स, मतलब चर के बीच भिन्नता, मतलब वेरिएशन मतलब कैसे वो वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से, उनमें क्या वेरिएशन, एक दूसरे से वो कैसे अलग हो रहे हैं, ये नहीं हम देखते, हम देखते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, चरों के बीच संबंध। अगला प्रश्न, पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके, पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं, यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो, तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी, ओके ऐसा हो सकता है। सो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब
पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं? पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है। पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके, नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से? अब जैसे मान लीजिए, आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके, पी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा, पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए? पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है। तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं, जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपकी जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू, आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अल्फा से ज्यादा आ रही है। ओके, यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, बल्कि कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देन नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके, बाय चांस आ रहे हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है? क्योंकि याद रखिए, पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताए कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। सो याद रखिएगा, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और आपकी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल, यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने % एरर अलाउ करेंगे, कि इतने % एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है अपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, एक शोध अध्ययन में चुने गए चर में से एक छात्र के माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा यदि ये था, ये किस स्तर का माप है? In a research study, one of the variables selected was students' parents' occupations such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, और जैसे उनको ऑक्यूपेशन बिजनेस, फार्मिंग, सर्विस, ये ऑक्यूपेशन था। अब ये जो सारे ऑक्यूपेशन हैं, इस ऑक्यूपेशन को मेजर करने के लिए आप किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे?
जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं इनमें 4 टाइप्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, यानी नाममात्र, क्रमवाचक, अंतराल एंड अनुपात। सो ये स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। इस टॉपिक से कंपलसरी आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। सो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ये स्केल ऑफ मेजरमेंट को। कुछ आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है। नॉयर, N फॉर होता है नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। अब हम इसे शॉर्ट में देख लेंगे कि ये चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको, और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत डीप में आपको समझाया है। तो मैं बताऊंगी आपको, जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप उन वीडियो लेक्चर को और उस नोट्स के पार्ट को अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते क्या है। अब जैसे हम देखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है, सेम नॉमिनल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक रैंक देते हो, आप ऑर्डर देते हो। इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर फॉलो करते हो, लेकिन इंटरवल में आपका जो नंबर्स होते हैं आप उनको एक इक्वल अरेंजमेंट में और इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है आपका। उसी तरीके से रेशो, रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो ये होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ इस तरीके से है कि वो बिजनेस करते हैं, फार्मिंग या फिर सर्विस कर रहे थे, यानी व्यापार कर रहे थे, खेती कर रहे थे। सो ये जो उनके बिजनेस ऑक्यूपेशन है, इनको मेजर करने के लिए आप कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, बस उनको ऑक्यूपेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा गया है उनके ऑक्यूपेशन को। ओके, एक छात्र होंगे, उनके माता पिता फार्मिंग होंगे, तो आप क्या करोगे, उन छात्रों का ग्रुप बना लोगे। एक छात्र है जिनके माता पिता का बिजनेस है, व्यापार है, आप उनको एक ग्रुप में बना लोगे। तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग करते हो, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को आप कैटेगराइज कर रहे हो। तो आप ऐसा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हो और किस स्तर के माप में करते हो, नॉमिनल में, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र। क्योंकि याद रखिए, नॉमिनल और ऑर्डिनल ही हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। ऑर्डिनल में आप ऑर्डर देते हो, एक इक्वल ऑर्डर देते हो सबको। हम किसी को ऑर्डर में नहीं दे रहे, हम किसी को रैंक नहीं दे रहे। आप यहाँ पर रैंक नहीं दे सकते हो कि आपका जो जिन छात्र के माता पिता बिजनेस करते, व्यापार करते, वो ज्यादा अच्छे होंगे, आप ऐसा नहीं बता सकते हो। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑर्डिनल, क्रमवाचक, ये स्केल, ये माप का उपयोग नहीं करेंगे। और रह गई बात आपके इंटरवल और रेशो की, यानी अंतराल और अनुपात की। सो याद रखिए, इंटरवल और रेशो हम जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर्स हो, तो उस केस में हम इंटरवल और रेशो का ज्यादातर यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी और डी, ये भी दोनों आपके गलत उत्तर हो जाएंगे, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नॉमिनल यानी नाम मात्र। अगला प्रश्न, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज, निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकारना जब ये गलत हो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने क्या करा, आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा, मतलब आपने जो आपकी जो निराकरणीय परिकल्पना है उसको स्वीकार लिया, कब, जब ये गलत थी। तो ये कौन सा त्रुटि कहलाएगी, मतलब ये कौन सा एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको ये टेबल को याद रखना है। सो याद रखिएगा, आप आपके रिसर्च में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स, और जिसे हम त्रुटि कहते हैं। तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर लेते हो। तो जैसे कि एरर्स में आप क्या करते हो, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो। तो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रियलिटी में, रियल में ट्रू है। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। तो ये कौन सा एरर कहलाएगी, आपका टाइप 1 एरर, मतलब आपकी टाइप 1 त्रुटि। आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया। सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना होती है ये गलत होती है, फॉल्स होती है,
फिर भी आपने उसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने क्या क्या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये गलत थी, मतलब जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर हो जाएगा आपका, टाइप 2 एरर हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपने आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, मतलब आपके जो निराकरण परिकल्पना है वो उसको आपने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार कर लिया, जब वो गलत थी। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो, कब, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, तब ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा टाइप 2 एरर, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि। सो अगर आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कब, जब वो फॉल्स है, तो ये आपका टाइप 2 एरर होता है। मतलब कि जो निराकरणीय परिकल्पना है आप उसको स्वीकार ले रहे हो, कब, तब ये गलत हो, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर हमने जैसे देख लिया। टाइप 1 एरर कब अगर होता है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू होती है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक। मतलब आपके पॉपुलेशन की आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको पुट करोगे और माइनस करोगे, एंड देन आपको सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो करोगे, उनको माइनस करके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर, जिसे हम कहते हैं त्रिदर्श त्रुटि। तो ये त्रिदर्श त्रुटि भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन डी स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम कहते हैं मानक त्रुटि। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सैंपल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हो और आप देखते हो कि ये कितना स्प्रेड आउट है, तो इसी को आप कहते हो कि ये स्टैंडर्ड एरर बताता है, कितना ज्यादा कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इस बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कब, जब ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर, मतलब टाइप 2 त्रुटि। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।